नमस्ते, सुप्रभात। यूनिक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं धर्मेंद्र प्रतिदिन की भांति आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले कई वीडियोस में मैंने आपके साथ बिहार के भूगोल के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को साझा किया है। हम लोगों ने बिहार के भूगोल से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है और मैंने बताया था कि बिहार का भूगोल कवर करने के बाद हम लोग आएंगे भारत के भूगोल के अध्ययन के संदर्भ में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भारत का भूगोल। वैसे जब भूगोल पढ़ते हैं ना, तो भूगोल पढ़ने समय हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी को, भौतिक भूगोल को, फिर पढ़ लेते हैं भारत के भूगोल को और फिर पढ़ लेते हैं बिहार के भूगोल को। लेकिन मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों के अंदर ये जिज्ञासा रहती है कि आखिर बिहार के भूगोल के अंतर्गत क्या और कैसे पढ़ना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, आपको बिहार के भूगोल से संबंधित है ना जानकारियां उपलब्ध करा दी। अब हम लोग पढ़ लेंगे भारत का भूगोल और उसके बाद लास्ट में आएंगे हम लोग भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी की ओर। तब तक कई छोटी छोटी चीजें आपको और भी क्लियर हो चुका होगा। तो आइए हम लोग आज पढ़ लेते हैं भारत का भूगोल। लेकिन मैं भारत का भूगोल जो टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं, साझा करने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि थोड़े नए अंदाज में आपके सामने भारत के भूगोल से संबंधित जानकारी को रखा जाए। आमतौर पर हम लोग ये शुरू कर देते हैं कि भारत की अवस्थिति कैसी है, कहां है, अक्षांश और देशांतर में भारत कहां स्थित है। लेकिन उसके पहले मेरा ऐसा मानना है कि हमारा भारत देश जो आज उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ये सारी चीजों को तो हम लोग चर्चा करेंगे ही। पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि हमारा जो भारत है वो अस्तित्व में कैसे आया। और आप लोगों ने भूगोल पढ़ते समय कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ा होगा कि विश्व के यानी पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्लेट हैं। एक प्लेट का दूसरे से दूर जाना और दूसरे प्लेट का तीसरे के साथ आपस में टकराना, ये क्रिया चलती रहती है। कहीं ना कहीं आज जो हमारा भारत जहां स्थित है उसकी अवस्थिति के पीछे भी वही सब कारक उत्तरदायी हैं। ध्यान से सुनिएगा, कहा जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर आज महासागरों में बहुत सारे महादेश आपको बिखरे हुए दिखाई देते हैं। अलग अलग महादेश अलग अलग जगह पर स्थित है। लेकिन भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले, यानी आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, ये महासागरों में स्थित जो अलग अलग महादेश हैं, जो लैंड पार्ट है, जो स्थल भाग है, जो भूखंड है अलग अलग महादेशों का, वो आज की तरह बिखरा हुआ नहीं था, बल्कि वो एकीकृत भूखंड के रूप में स्थित था। और कहीं ना कहीं ये सभी महादेश आपस में एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित थे। लेकिन कहा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण एक विशेष प्रकार का अपकेंद्रीय बल, एक जो अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, उसको हम कहते हैं ध्रुवीय पलायन बल, पोलर फ्लेइंग फोर्स। और इसी ध्रुवीय पलायन बल के कारण ध्रुवों की ओर स्थित जो भूखंड हैं वो भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होते हैं। और इसी प्रक्रिया के तहत
जो अलग अलग, जो पहले एकीकृत प्लेट था वो अलग अलग प्लेटों के रूप में विस्थापित होने लगा, है ना। इन बातों को अगर अगर हम मानचित्र के माध्यम से समझें तो ज्यादा स्पष्ट तौर पर हम देख पाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा इस चित्र को, तो आप स्पष्ट रूप में देख पाएंगे कि ये जो समूची स्थलाकृति है जिसमें बहुत सारे प्लेट्स हैं, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजी, है ना, के सी शब्द की तरह आपस में एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित थे, ठीक है ना। और इस पृथ्वी के ऊपर ये जो नीले रंग से दिखाई पड़ रहा है, इस नीले रंग से जो आपको चीजों को चिन्हित किया गया है, ये दरअसल है महासागर, ठीक है ना। और ये जो रंग बिरंगे स्थलाकृतियां दिखाई पड़ रही है, ये है महादेश, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इसको जर्मनी के एक भूवैज्ञानिक थे, है ना, वैगनर महोदय, इन्होंने इसको नाम दिया, ध्यान रखिएगा, इसको इन्होंने नाम दिया, यानी जो स्थल भाग था इसको, यानी जो स्थल खंड है, इस स्थल खंड को नाम दिया उन्होंने पैंजिया, इन्होंने पैंजिया नाम दिया, ठीक है। और ये जो नीले रंग से दिखाया गया है जल राशि, इसको उन्होंने कहा, यानी जल मंडल जो है इसको उन्होंने कहा पैंथालसा, इनको उन्होंने पैंथालस कहा, ध्यान रखिएगा। तो याद रखेंगे, पृथ्वी के मानचित्र पर जो दर्शाया गया है, इसमें नीले रंग से जो दिखलाया गया है वो जल राशि को निर्देशित करता है ना, वाटर बॉडी को इंडिकेट करता है, और वो कहलाता है पैंथालसा, है ना। और जो रंग बिरंगे कलरफुल जो आपको स्थल मंडल दिखाई पड़ रहे हैं वो कहलाया पैंजिया, ठीक है ना। तो पैंजिया और पैंथालसा कहा गया कि पैंथालसा में यानी जल मंडल में स्थल मंडल तैर रहे हैं, पैंथालसा में पैंजिया तैर रहे हैं। लेकिन मैंने क्या बताया, पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी अर्थ अपने एक्सिस पर तेजी से घूर्णन करती है, और इस घूर्णन के कारण ही एक विशेष प्रकार का अपथ्रस्ट फोर्स, अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ध्रुवीय पलायन बल। तो याद रखेंगे इस बल का नाम क्या है भाई, इस बल का नाम है ध्रुवीय पलायन बल, है ना। इसको कहते हैं पोलर फ्लिंग फोर्स। इसी ध्रुवीय पलायन बल के कारण, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तेजी से, और एक बल उत्पन्न हो रहा है, एक फोर्स जनरेट हो रहा है, और उसी के कारण ये ध्रुवों की ओर स्थित जो स्थल भाग है, ये भूमध्य रेखा की ओर, इक्वेटर की ओर क्या होते हैं सर, है ना, ये मूवमेंट करने लगते हैं, ये पलायन करने लगते हैं। और इसी प्रक्रिया के द्वारा आप देखिएगा, कहा जाता है कि जो पोलर फ्लिंग फोर्स उत्पन्न हुआ, जो ध्रुवीय पलायन बल उत्पन्न हुआ, इसके कारण ये जो समूचा पैंजिया है ये दो भागों में बट गया, है ना। आप क्या कहेंगे, हम इसको ऐसे देख ले सकते हैं कि ध्रुवीय पलायन बल के कारण, ध्रुवीय पलायन बल के कारण समूचा
पैंजिया, दो भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। तो ये दो भाग कौन कौन थे भाई, ये देखना होगा हम लोगों को। ये दो भाग कौन कौन है? तो पहला भाग है, याद रखिएगा, लॉरेंसिया भूमि। पहला भाग है लॉरेंसिया भूमि और दूसरा हिस्सा है गोंडवाना हिस्सा, है ना, गोंडवाना भूमि। यानी पहले को हम लोग कहते हैं लॉरेंसिया लैंड और दूसरा कहलाता है गोंडवाना लैंड। ठीक है ना? तो आप देखिएगा ये स्पष्ट दिखाई भी पड़ रहा है। देखिए यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये टूट गया किसमें? तो आप देखिएगा ये टूट गया है ना, लॉरेंसिया भूमि में। और अगर आप देखेंगे तो ये जो ये है ये टूट गया किसमें? तो ध्यान रखिएगा ये टूट गया गोंडवाना भूमि, है ना, ये गोंडवाना भूमि में टूट गया। क्यों टूट गया मैं फिर से बता दे रहा हूं, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण जो एक विशेष, है ना, बल उत्पन्न हुआ, अपकेंद्रीय बल, जो स्पेसिफिक अपथ्रस्ट फोर्स जनरेट हुआ, जिसको हम कहते हैं पोलर फ्लेइंग फोर्स, ध्रुवीय पलायन बल। इसके कारण क्या हुआ कि जो पैंजिया था वो दो हिस्सों में टूट गया। ऊपरी हिस्सा कहलाया लॉरेंसिया भूमि और जो दक्षिणी हिस्सा है वो कहलाया, या निचला हिस्सा है वो कहलाया गोंडवाना भूमि। अब देखिएगा इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में कि ये जो भूमि है कौन सी भूमि? लॉरेंसिया भूमि। इसमें वर्तमान समय का कौन कौन सा महादेश था शामिल? और ये जो गोंडवाना भूमि है इसमें वर्तमान समय का कौन कौन सा देश था शामिल? तो देखिएगा कि ये जो हम लोग देख रहे हैं, है ना, इसमें हम लोग देख लेंगे कि मुख्य रूप से अगर हम देखें तो क्या पाएंगे भाई? इसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महादेश, है ना, ये तीनों महादेश आज के शामिल हैं। जबकि इसमें अगर देखा जाए तो आप देखेंगे इसमें दक्षिणी अमेरिकी महादेश, उसके अलावा अफ्रीका महादेश, इसके अलावा आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा भारत भूमि इसी में शामिल था और अंटार्कटिका, है ना। ये 5 जो स्थल खंड था ये गोंडवाना भूमि में समाहित था, है ना, ये गोंडवाना भूमि में समाहित था। और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया जो है ये लॉरेंसिया भूमि में समाहित था। आपको मैंने बताया कि ध्रुवीय पलायन बल के कारण, पोलर फ्लेइंग फोर्स के कारण, है ना, ये जो पैंजिया है दो भागों में बट गया। एक कहलाया लॉरेंसिया भूमि, दूसरा कहलाया गोंडवाना भूमि। लॉरेंसिया भूमि में कौन कौन सा हिस्सा था? तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया।
गोंडवाना भूमि में कौन कौन सा हिस्सा था, तो मैंने क्या बताया, गोंडवाना भूमि में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महादेश, ऑस्ट्रेलिया, भारत भूमि, और आप कहेंगे भारत भूमि नीचे थी, हाँ अभी हम दिखलाएंगे आपको, और इसके अलावा अंटार्कटिका। ठीक है ना, आपने देख लिया। अब इसी चीज को ज्यादा व्यवस्थित रूप से दिखलाने के लिए मैं यहां दिखला रहा हूं कि ये जो दिखलाया गया ना पैंजिया का मानचित्र, तो मैंने क्या दिखलाया था आपको, ध्यान रखिएगा कि ये है, आप इनको मान लीजिए ये है ऊपर, देखिएगा इसमें कौन कौन सा है, यूरेशिया, यानी इसमें यूरोप और एशिया दोनों शामिल है, मैंने बताया ही था अभी आपको। और फिर ये देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका, तो ये कहां है भाई, तो याद रखेंगे कि ये है ना, जो लॉरेंसिया भूमि इसका हिस्सा। अब आइए नीचे वाला गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, तो मैंने बताया ही था आपको कि गोंडवाना भूमि का हिस्सा में कौन कौन शामिल था, तो देखिएगा, है ना, ये क्या है, ये लॉरेंसिया भूमि है, और ये गोंडवाना भूमि है। और आप देखिएगा कि गोंडवाना भूमि में कौन कौन सा हिस्सा है भाई, तो देखिएगा गोंडवाना भूमि में दक्षिणी अमेरिका है, इसके अलावा आप देखेंगे अफ्रीका महादेश है, इसके अलावा भारत भूमि, इसके अलावा अभी मैंने बताया भी आपको ऑस्ट्रेलिया, और इसके अलावा कौन था भाई, तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है ना, ये है भाई। तो देखिएगा मैं दिखला देता हूं, ये साउथ अमेरिका है, आप अगर देखें तो ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, और ये देखिएगा आसमानी, ये नीले रंग से दिखलाई पड़ रहा है, हल्के आसमानी रंग से, अपना इंडिया है ना। तो मैंने बताया था ना कि जो भारत भूमि है वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा था, अभी भी हम लोग कहते हैं, खास करके जो प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, इसलिए गोंडवाना भूमि का हिस्सा होने के कारण अनेक प्रकार के खनिज संपदा हमारे प्रायद्वीपीय पठारों में समाहित है। ठीक है ना, अब देखिएगा इसके अलावा अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया महादेश, क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये यूरेशिया में कौन कौन आया, यूरोप और एशिया और उत्तरी अमेरिका। गोंडवाना में कौन कौन आया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत भूमि, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, क्लियर है ना। अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है, कौन सी प्रक्रिया, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ध्रुवीय पलायन बल का उत्पन्न होना, और जो विभिन्न प्लेट्स हैं, विभिन्न महादेश हैं, या तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या एक दूसरे से आपस में टकरा रहे हैं। आपने सुना होगा कि जो भारतीय प्लेट है वो यहां से प्रवाहित होते हुए गया है और जाकर के यूरेशियाई प्लेट से टकराया है, तब हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। और चूंकि हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण, है ना, आज भी जारी है, कहते हैं ना, क्यों जारी है, क्योंकि ये भारतीय प्लेट आज भी यूरेशियाई प्लेट में क्या है, थ्रस्ट लगा रहा है, धक्का लगा रहा है, फलस्वरूप आंशिक रूप से ही सही, लेकिन हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है उसकी ऊंचाई निरंतर ऊपर उठ रही है। तो ये कैसे है, अब जरा देखिएगा एक छोटे से, है ना, वीडियो के द्वारा मैं चाहूंगा आपको ये सारी चीजें दिखाई पड़ जाए। देखिएगा ये यहीं से निकला है भारतीय प्लेट, और ये कैसे प्रवाहित होता हुआ जा रहा है। हमने यहां धीरे कर दिया इसको ताकि आप देख सके आराम से कि यही भारतीय प्लेट जो वहां स्थित था, है ना, ये भारतीय प्लेट कैसे धीरे धीरे, चूंकि ये हजारों लाखों साल की घटना है,
तो ये धीरे धीरे प्रवाहित होता हुआ गया, देखिए, और यूरेशियाई प्लेट में, यहाँ पर यूरेशियाई प्लेट है, इस यूरेशियाई प्लेट में टकराता है तो क्या होता है आप देखेंगे। मैं इसको फिर से एक बार आपको दिखलाता हूं, है ना, एक बार फिर से देख लीजिए आप। तो देखिएगा यहीं से निकला है ये कौन, भारतीय प्लेट, है ना। आप देखिएगा कि ये भारतीय प्लेट यहां से निकला है और प्रवाहित होता हुआ, यही नहीं बाकी सब भी प्रवाहित हो रहे हैं, तो ये प्रवाहित होता हुआ जाता है और यूरेशियाई प्लेट से टकराता है। देखिएगा यहाँ, है ना, धीमी गति से मैंने दिखलाने का प्रयास किया है कि ये जो भारतीय प्लेट है ये जाकर के, अब देखिएगा यूरेशियाई प्लेट ये है, तो इस यूरेशियाई प्लेट में ये भारतीय प्लेट जाकर के टकराएगा, तो देखिएगा यहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है उसका निर्माण हो गया, हिमालय पर्वत श्रृंखला खड़ी हो गई। और आपने देखा कि कैसे हमारा जो भारतीय प्लेट है वो, है ना, प्रवाहित होता हुआ गया और यूरेशियाई प्लेट से जाकर के टकराता है। और चूंकि आज जहां पर ये देख रहे हैं यूरेशियाई प्लेट में, पहले वहां पर क्या था, टेथिस सागर था, और टेथिस सागर में अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स जो थे ना बड़े पैमाने पर स्थित थे। और ये जो भारतीय प्लेट जाता है तो ये जो वहां पर अवसादी चट्टान है उससे टकरा करके, है ना, उसी अवसादी चट्टान से, है ना, मोड़दार यानी फोल्डेड माउंटेन के रूप में, जो है ना, मोड़दार पर्वत के रूप में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ठीक है, आप देखिए। तो देखिएगा इससे, इस छोटे से वीडियो के द्वारा आपने देखने का प्रयास किया कि कैसे हमारा जो भारतीय प्लेट है वो नीचे गोंडवाना प्लेट का या गोंडवाना भूमि का हिस्सा होने के बावजूद वो प्रवाहित होता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है। और आप देखेंगे इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को पार करते हुए वो ऊपर यूरेशियाई प्लेट से टकराता है, और यूरेशियाई प्लेट से टकराने के कारण ही विशाल, है ना, हिमालय पर्वत श्रृंखला और उसकी अलग अलग चोटियों का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। तो इस तरह से सबसे पहले हमने जानने का प्रयास किया कि जो हमारी पवित्र भारतीय भूमि है उसका निर्माण कैसे हुआ, और आपने देखा कि कैसे ये गोंडवाना हिस्सा जो है ना, उसका एक अभिन्न हिस्सा होने के बावजूद ये ध्रुवीय पलायन बल के प्रभाव के कारण प्रवाहित होता हुआ कहां चला गया, यूरेशियाई प्लेट से टकरा करके, है ना, अपना अस्तित्व कायम करता है और आज भी वही परिस्थित है। क्लियर है। तो अगर हम देखें इसको, अगर आप जानने का प्रयास करें तो इस जगह पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जैसे हम मानचित्र बनाते हैं, है ना, हम मानचित्र बनाते हैं, तो जैसे कि ये एक ग्लोब है, और ग्लोब में अगर हम देखें तो ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी इसको कहते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, है ना, इक्वेटर। अब देखिएगा कि जो अगर हम कहें भारत कहां है तो आप क्या कहिएगा भाई, भारत कहां है अगर आप जानने का प्रयास करें तो ये 0 डिग्री, हम देशांतर को भी दिखाने का प्रयास करते हैं। ये क्या है भाई, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन को दिखला रहा है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन को, है ना, शो कर रहा है। ये 0 डिग्री क्या है भाई, देशांतर है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं इसको हम लोग, सॉरी, लैटिट्यूडनल लाइन, इसको हम लोग लैटिट्यूडनल लाइन कहते हैं। और ये है लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ठीक है ना।
अब अगर हम देखें कि हमारा भारत जो है वो कहाँ स्थित है, तो हम अपने देश को देखेंगे कि हमारा जो भारत है वो लगभग लगभग देखिएगा हमारा जो देश है वो 0 डिग्री इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं भूगोल पढ़ते समय छोटी कक्षा में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच है ना 0 डिग्री अक्षांश पर यानी 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन पर, जिसको हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं, है ना। ये जो भूमध्य रेखा है समूची पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपरी हिस्सा कहलाता है क्या भाई? ऊपरी हिस्सा कहलाता है, आप देखेंगे तो ऊपरी हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, है ना। और दक्षिणी हिस्सा क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, है ना, और साउदर्न हेमिस्फेयर। एक गोला का आधा भाग इसलिए कहते हैं गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब जहां तक लॉन्गिट्यूडनल लाइन की बात है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा, है ना, जो कि पृथ्वी को उत्तर से दक्षिणी ध्रुव के बीच आपस में 2 भागों में विभाजित कर देती है। ये हिस्सा चूंकि पूरब की ओर है इसलिए कहलाता है क्या? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और ये हिस्सा पश्चिम में है इसलिए कहलाता है वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो भारत कहाँ स्थिति है, माने भारत की अवस्थिति कहाँ है? अब बड़ी आसानी से कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है लेकिन भारत पूर्वी देशांतर में है। तो स्पष्ट हो गया ना कि भारत की अवस्थिति कहाँ है। इस बात को बताने के लिए अब बहुत ज्यादा, है ना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता है। हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि जो भारत है उसकी अवस्थिति कहाँ है भाई? तो याद रखेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर पर स्थित है। या सीधे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है ना। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है कौन? अपना भारत। स्पष्ट हो गया ये। अब देखिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी के मानचित्र पर अगर हम देखें तो कई लॉन्गिट्यूडनल लाइंस तो देखिएगा ये अगर 0 डिग्री है और ये पूर्वी देशांतर है तो देखिएगा 0 डिग्री पर क्या होता है? जीएमटी रेखा है ना, ग्रीन मीन टाइम लाइन, वो 0 डिग्री पर स्थित है। उसके हम इधर जाएंगे तो क्या देखेंगे? समय हमको घटता हुआ दिखाई पड़ेगा। और आप देखिएगा इन सब पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे टाइमलाइन पर, और इस बार बीपीएससी में इस तरह के एक प्रश्न आने की संभावना है भी,
क्योंकि 1-2 वर्ष के बाद जरूर एक तरह का प्रश्न पूछते हैं कि भाई अभी ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है तो भारत के दर्शक कितने बजे देखेंगे, अमेरिका में भारत और ईरान के बीच या अमेरिका में ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौता हो रहा है वर्तमान युद्ध को लेकर के, तो भारत में बैठे दर्शक कितने बजे देख सकेंगे, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो हम बताएंगे आपको। तो देखिएगा इस तरह से कि भारत जो है, अगर हम ये भी देखें, यह अक्षांश रेखा है यानी लैटिट्यूडनल लाइन से इस तरह से आपको पता होगा कि ये वास्तव में छोटी कक्षा में ही आपने पढ़ा है कि वास्तव में पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई रेखा नहीं खींची गई है, ये तो मानचित्र पर है ना, मानचित्र पर कृत्रिम रूप से ये रेखाएं खींची गई पृथ्वी के विभिन्न देशों की अवस्थिति को आकलित करने के लिए। तो देखिएगा अगर हम भारत की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि अगर भारत इतने डिग्री अक्षांश पर बसा हुआ है ना, भारत इतने डिग्री अक्षांश पर बसा हुआ है तो यहां भी कोई ना कोई अक्षांश होगा, फिर जो भारत का उत्तरी सीमा है वहां पर भी कोई ना कोई अक्षांश होगा। उसी प्रकार आप देखिएगा तो रही बात की देशांतर रेखा, तो यहां से भी कोई ना कोई देशांतर रेखा जो भारत की पश्चिमी सीमा है गुजरात के पास कच्छ के रण में, वहां से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में, तो कोई ना कोई देशांतर यहां से लेके यहां तक है, कोई ना कोई अक्षांश उत्तर से लेके दक्षिणी हिस्से तक है। तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत कितने से कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर बसा हुआ है और भारत कितने से कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में बसा हुआ है। चूंकि हमने बताया अभी तुरंत आपको कि गोलार्ध में भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, समूचा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो नीचे अगर देखें तो जैसे हम लोग पढ़ते भी हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, लेकिन ये कैसा, उत्तरी गोलार्ध में है ना, उत्तरी अक्षांश पर बसा हुआ है। और अगर देशांतर कहें तो देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर बसा हुआ है। इस चीज को अब यहां एक बार मैंने दिखला दिया कैसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई है ताकि विभिन्न देशों की अक्षांशीय और देशांतरीय अवस्थिति का पता लगाया जा सके। उसी आधार पर भारत की भी अक्षांशीय यानी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो स्टेटस है उसको या उसका एग्जिस्टेंस है उसका हम लोग पता लगाते हैं। तो देखिएगा इस चीज को आप ऐसे देख सकते हैं देखिए, तो मैंने दिखलाने का बनाने का प्रयास किया कि भारत का एक मानचित्र बनाया उसी तरह से और दिखलाया कि कैसे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और आप देखिएगा कि ये उत्तरी गोलार्ध में है, यहां देखिएगा ये इक्वेटर को शो कर रहा है ना, कहां पर, तो मैं दिखला देता हूं आपको। ये क्या है भाई, ये है, ध्यान रखना होगा, इक्वेटर यानी हमने क्या बताया आपको, भूमध्य रेखा। हम लोग क्या कहेंगे इसको, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, ठीक है ना। और भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर है कौन, हमारा भारत। तो देखिएगा कि हम लोग यहां भारत की मुख्य भूमि से नहीं नापते हैं, क्योंकि अगर देखेंगे तो ये जो लाल रंग से मैंने चिन्हित करके दिखलाया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को,
तो जो ग्रेट निकोबार का निचला हिस्सा है वो कहां है, अक्षांश में कितने डिग्री अक्षांश पर है? तो ध्यान रखिएगा कि ग्रेट निकोबार का जो दक्षिणी हिस्सा है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। वो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। और अगर हम भारत के उत्तरी हिस्से को मानकर चले, हालांकि सुन लीजिए, बहुत सारे मानचित्र में है ना, जो हिस्सा आज पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है उस हिस्से को काट के दिखलाया जाता है, लेकिन कश्मीर तो भारत का भिन्न अंग है। और ये केवल जुबानी नहीं है, हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर के जो तत्कालीन राजा थे महाराजा हरि सिंह, जब पाकिस्तान ने आजादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया तो जो जम्मू कश्मीर के राजा थे महाराजा हरि सिंह, वो भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर के उन्होंने कश्मीर की सुरक्षा की गुहार लगाई और साथ ही साथ कश्मीर के है ना विलय की इच्छा भी जाहिर की। और बाद में उन्होंने कश्मीर के है ना भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। तो ये वैधानिक रूप से लीगली ये देखिएगा जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और हमारी पड़ोसी देश की एक तरह से, अब शब्द नहीं है उसके लिए हमारे पास, या इस सार्वजनिक मंच पर हम कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते गुस्से में भी। तो लेकिन आपको पता है कि उसका जो अनैतिक गतिविधि है उसके कारण देखिएगा कि कश्मीर एक विवादित मुद्दा बन के अभी तक है। हालांकि आप देखिएगा कि जिस जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान अपना अधिकार जमाता रहा था उस जम्मू कश्मीर का है ना, आप देखिएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग यूटी में, यूनियन टेरिटरी में बांट करके है ना उसको भारत के वैधानिक आधिपत्य को दर्शाने का प्रयास किया है भारत सरकार ने। खैर बात यह है कि अगर हम भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत जो है ना, भारत कितने डिग्री अक्षांश से लेकर कितने डिग्री अक्षांश के बीच बसा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा कि मैंने क्या बताया, आप यहां स्पष्ट तौर पर लिख भी सकते हैं कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर या उत्तरी अक्षांश पर बसा हुआ है। ठीक है ना, पर बसा हुआ है। अब अगर हम बात करें, ये तो हो गया सबसे नीचे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आप देख रहे होंगे 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है, तो ये अक्षांशीय मान। अब इधर हम देखते हैं देशांतर, जैसे कि देखिएगा यहां लिखा हुआ ना 68 डिग्री 7 है ना मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहां अगर बढ़ते जा रहा है 68 के बाद 69 70 71 72 ऐसे करके 97 चला गया। लेकिन जैसे वापस आएंगे इधर 68 के बाद 67 66 65 64 ऐसे होगा ना, तो कभी ना कभी क्या 0 डिग्री भी तो आया होगा जो मैंने दिखलाया है। तो ये 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री है ना, वो क्या है, GMT लाइन है, ग्रीनविच टाइम लाइन है, जो क्या है दरअसल लंदन के ग्रीनविच शहर से ये गुजरती है सबसे पहले, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच लाइन रख दिया गया। तो वो 0 डिग्री पर स्थित है। तो उस 0 डिग्री से हम जैसे पूरब की ओर बढ़ते हैं तो हमारा देश है ना भारत, इसके पहले पाकिस्तान भी है, इसके पहले ईरान भी है, तो उनका तो है ना देशांतरीय मान और पहले होगा 50 डिग्री 40 डिग्री पर होगा। लेकिन भारत का देशांतरीय मान कितना है, तो देखिएगा यहाँ गुजरात में कच्छ के रण के पास से ले लीजिए, है ना, गुजरात में यहाँ कच्छ के रण के पास से ले लेंगे, तो यहाँ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से पर अगर हम देखेंगे तो भारत जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट है ना पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री
है ना 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर बसा हुआ है। यानी अगर हम बात करें तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच बसा हुआ है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। हालांकि देखिएगा, अब ऐसे प्रश्न इतने आसान से प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब भी हम पढ़ें, हम ये नहीं देखें कि कौन सा फैक्ट सरल है, कौन सा जटिल है। हमें समग्रता से पढ़ना चाहिए। कई बार सीधे फैक्चुअल रूप में वो आपको काम नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट, आपकी अवधारणा स्पष्ट है, तो आपको मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने में वो मदद करेगा, चीजों को समझने में आपको मदद करेगा, है ना। तो ये जरूर याद रख लीजिएगा कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में, है ना, कहां अवस्थित है। तो मैंने क्या बताया, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ऊपर में अगर जाइएगा तो 37 डिग्री 6 मिनट क्या है, उत्तरी अक्षांश पर बसा हुआ है, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर बसा हुआ है। ठीक है। अब अगर इस पूरे भूभाग को देखिएगा तो कुछ एक बार में पहले भी पूछा गया है, अब यह भी प्रश्न बहुत सरल हो गया है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है, पश्चिम से लेकर पूरब तक इसकी चौड़ाई कितनी है। तो अब मान लीजिए इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन ये जरूर पूछ लेता है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चुनाव कीजिए, और उसी में लिख देगा भारत की चौड़ाई लंबाई से ज्यादा है। ऑप्शन 2, पाक जलडमरू मध्य भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। इस तरह के 4 स्टेटमेंट दे देंगे और गलत का आपको चुनाव करना होगा। तो याद रखिएगा कि भारत की जो लंबाई है उत्तर से लेकर दक्षिण तक वो ज्यादा है, चौड़ाई जो है पश्चिम से लेकर पूरब तक वो कम है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, है ना। लेकिन चौड़ाई कितनी है भाई, तो याद रखिएगा चौड़ाई है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, है ना। तो ये दिख रहा है अभी कि आपको, आप अगर देखें तो ये चीजें स्पष्ट रूप से यहां दिख सकता है आपको कि भारत की जो लंबाई है उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3200, है ना, कितना लिखा हुआ भाई, 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से लेकर के पूरब तक इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। अगर इसको हम लोग देख लें तो भारत का कुल भूभाग, भारत का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है, तो 32,87,263 क्या है, स्क्वायर किलोमीटर। क्योंकि एरिया जब भी निकालते हैं हम लोग स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर में निकालते हैं, पक्का है ना। तो 32,87,000, है ना, 263 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब हमारा भारत देश विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो चुका है कि नहीं। हमारा देश जो भारत है अब दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। हमने पिछले 2-3 वर्ष पहले चाइना को पीछे छोड़ते हुए जनसंख्या के मामले में, है ना, अपनी श्रेष्ठता साबित की है। आज दुनिया में हम सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर देखा जाए तो भारत जो भूमि दिखाई पड़ रही है ना, यानी इंडिया का जो लैंड पार्ट दिखाई पड़ रहा है, अगर हम पूरे विश्व के कुल एरिया में अगर भारत का या भारत भूमि जो है उसके क्षेत्रफल को निकाले तो कितना है, ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत भूमि
का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, और यहां पर विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग रहता है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और दोनों के आंकड़े को आप बढ़िया से याद रखिएगा। ये देखिएगा पूछा भी जाता है अनिवार्य रूप से। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां है ना। अगर एरिया को देखिएगा तो ये 7वां बड़ा देश है। भारत से पहले कई देश हैं, जैसे रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चाइना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है ना। तब भारत के का नंबर आता है। तो ये देश जो है बताया ना कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42%, यानी विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है 100 मान लीजिए उसको, तो उसका केवल 2.42% क्षेत्रफल भारत के पास है। लेकिन है ना, भारत की जनसंख्या जो है, चूंकि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो ये कितनी है भाई? तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या ये है कि विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की आबादी कितनी है? 17.8%। और मैंने क्या बताया कि भारत एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत का स्थान है 7वां। तो भारत के पहले 6 देश कौन कौन हैं? तो आपने देखा रूस, दूसरा कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये सब भारत से बड़े हैं, है ना। भारत का नंबर आता है 7वां। अब देखिएगा कि भारत का विस्तार, ये तो हमने बता ही दिया कि भारत का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 3,214 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम की ओर कितना है भाई? 2,933 किलोमीटर। क्लियर है? अब देखिएगा, तो ये एक मैंने मानचित्र के माध्यम से भारत की स्थिति को और स्पष्ट तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। थोड़ी देर पहले दिखाया ही आपको कि ये 2 गोलार्ध हैं। कौन कौन भाई? अगर देखा जाए तो ये क्या है? इसको मान लीजिए इक्वेटर 0 डिग्री। तो हमने बताया था ना कि 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये पार्ट, और ये पार्ट क्या है भाई? साउदर्न हेमिस्फीयर। और आप देख रहे होंगे कि भारत जो है हमारा वो बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और हमने बताया था 0 डिग्री है ना, जीएमटी। और यही 0 डिग्री के बाद जाइएगा तो 1 2 3 4 5 6 करते करते यहाँ क्या पहुंचेंगे? 68। तो भारत जो है अगर लॉन्गिट्यूडनल इसका डिफरेंस देखेंगे तो 68 डिग्री 6 मिनट से लेके के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच ये बसा हुआ है। 97 डिग्री 25 मिनट, और ये कितना था भाई? 68 डिग्री 7 मिनट। तो आप देखिएगा कि भारत 0 डिग्री है ना से इधर पूरब की ओर बसा हुआ है। और हम लोग आगे पढ़ेंगे, जहां तक समय की बात आती है आप पढ़िएगा, हम बताएंगे भी आपको कि जो भारत है उसका मानक समय रेखा, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST, जो हमारे पूरे देश में मान्य है, स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल है, तो वो क्या है? जो ये GMT लाइन है उससे, तो GMT लाइन में क्या होता है? जिस समय दोपहर के, माने जिस समय बिल्कुल सूर्य जो है ना GMT रेखा के ऊपर होता है, उस समय दुनिया भर की घड़ियां मिला ली जाती हैं और GMT पर स्थित जितने भी देश हैं वो अपनी घड़ी का समय कर लेते हैं दोपहर के 12 बजे, है ना। तो अब जैसे जैसे आप उस GMT लाइन से, इस GMT लाइन से जैसे जैसे पूरब की ओर बढ़ेंगे, ये क्या है? इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, आराम से बताऊंगा समय कैसे निकालते हैं। अभी देखिएगा, हम उसी से संबंधित कुछ चीजें बता रहे हैं कि जैसे हम इस GMT रेखा के पूरब की ओर जाते हैं, आपको समय घटता हुआ मिलेगा। जब यहां दोपहर का 12 बज रहा है ना, 12 एट नून हो रहा है, तो यहाँ क्या है? 11 बजता मिलेगा, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5, 4, 3 ऐसे मिलेगा। और इधर आपको क्या है? घटता हुआ मिलेगा। इधर
11, इधर 10, है ना, इधर 9, 8, 7, 6, 5, 4। चूंकि आपको पता है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो जैसे ये पार्ट उधर जाएगा, है ना, सूर्य के ठीक सामने आएंगे, वैसे वैसे जो हिस्सा घूमता हुआ सूर्य के पास जाएगा वहां सूर्योदय हो जाएगा, और जो हिस्सा घूमता घूमता, है ना, पृथ्वी के पिछले हिस्से में चला जाएगा वहां रात हो जाएगी। यही प्रक्रिया तो चलती, ठीक है ना। तो ऐसे देखा जाए तो भारत का जो मानक समय रेखा है, अभी हम बताएंगे आपको, ये मानक समय रेखा जो है वो, है ना, जीएमटी के जो मानक समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है मतलब यहां अगर 12 बज रहा है तो यहां कितना बजेगा, यही तो प्रश्न पूछा जाता है कि जब जीएमटी पर दोपहर के ठीक 12 बज रहे हैं तो भारत में उस समय कितना बज रहा होगा। तो चूंकि भारत का जो मानक समय रेखा है वो जीएमटी के मानक समय रेखा से 5.5 घंटा पहले, तो 5.5 घंटा घटा दीजिए, तो 12 में 5.5 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 6:30। सुबह के 6:30 बज रहे होंगे कहां, भारत में। यही निकालना है। हम इस पर आधारित चीजों को और अच्छे से समझाएंगे ताकि दिमाग में वो गहरे तरीके से बैठ जाए। स्पष्ट है? आइए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि अपने भारत के बारे में आगे पढ़ने से पहले भारत के बारे में कुछ सामान्य चीजें हैं, उनमें से अधिकांश चीजें आपको पता है, कुछ एक चीजें अगर पता ना हो और अगर सब के सब पता है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन एट ए ग्लांस आप, है ना, चूंकि एनसीईआरटी किताब में ये सारी चीजें दी गई हैं तो इसको मैंने एक जगह पर संग्रहित कर दिया है। वो क्या है, तो इसका नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ भारत। इसका नाम क्या है भाई, रिपब्लिक ऑफ भारत। राजधानी कहां है, नई दिल्ली। राष्ट्रभाषा क्या है इसकी, हिंदी। राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसके बावजूद देखिएगा दक्षिण भारतीय राज्यों में असंतोष है कि वो हिंदी भाषा को, है ना, सुनना नहीं चाहते, हिंदी भाषा से कोई भावनात्मक लगाव नहीं रखना चाहते, जबकि ये राष्ट्रीय भाषा है, ये नेशनल लैंग्वेज है हमारा, ठीक है। वो अपनी भाषा देखिए, अपनी भाषा में ऐसा नहीं है, ये तो राष्ट्रीय भाषा है। अब तो नई शिक्षा नीति में हर व्यक्ति को अपनी शिक्षा अपनी मातृभाषा में, है ना, देने की भी बात की गई और दी भी जा रही है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा का सम्मान तो होना ही चाहिए। तो देखिएगा राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी। राष्ट्रीय चक्र क्या है भाई, अशोक चक्र है। राष्ट्रीय लिपि क्या है, देवनागरी, जो हम लोग लिख रहे हैं देवनागरी लिपि में ही। राष्ट्रीय ग्रंथ हमारी गीता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसमें कंफ्यूज करते हैं, इसको ध्यान से याद रखिएगा। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान है कौन, जन गण मन, ठीक है ना। राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते, ठीक है ना। राष्ट्रीय पर्व क्या है हमारा, तो स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है। राष्ट्रीय फूल, नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस यानी कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय क्या पशु जो है बाघ है। पक्षी मोर है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य अभी हम लोग बात करेंगे गुजरात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात था। सबसे लंबा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी तो कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है यूनियन टेरिटरी, वो कौन है भाई, लक्षद्वीप है। तो इतनी बातों को आप, है ना, एक बार सरसरी तरीके से देख जाइएगा, क्योंकि कभी ना कभी कोई प्रश्न आपसे सरल ढंग से, देखिएगा कई बार परीक्षा में ना हम बहुत जटिल फैक्ट्स पढ़ के जाते हैं कि इस बार आयोग जो है बहुत कठिन प्रश्न पूछेगा, लेकिन कई बार आपको भरमाने के लिए कुछ एक, ऐसा नहीं कहते सारे प्रश्न,
लेकिन 4-5 प्रश्न ऐसे होते हैं प्रश्न पत्र में जो एकदम लगता है कि तो बच्चा भी सॉल्व कर देगा, लेकिन उस समय क्या होता है, चूंकि हम पढ़े हुए नहीं रहते हैं, रिवाइज नहीं किए हुए रहते हैं, तो हम कंफ्यूज करते हैं, अरे पढ़े तो थे, आंख के सामने से गुजरा तो था, ये है कि ये है। तो याद रखिएगा ऐसे सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं, क्योंकि ऐसे सिली मिस्टेक से ही रिजल्ट में आपका नाम होता है या नहीं होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देख लें भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में। बहुत आसान सी बात है, लेकिन आपके दिमाग में रहना चाहिए। मैंने बताया ना, जब हम लोग पढ़ेंगे तो समग्रता के साथ सारी चीजों को पढ़ते चलेंगे, है ना। सबसे पहले देख लेंगे हम लोग हमारे पड़ोसी देश के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सबसे प्रिय पड़ोसी देश कौन है? है ना, हमारा सबसे प्रिय पड़ोसी देश है कौन? तो पाकिस्तान। इसके अलावा देखिएगा इस जगह से ये कौन सा है भाई? अफगानिस्तान है, ठीक है ना। इधर देखिएगा ये इलाका तिब्बत का इलाका था, लेकिन अभी इस पर अवैध कब्जा, सीधे सीधे कह सकते हैं कि अपनी विस्तारवादी नीति का अनुसरण करते हुए चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। तो जो हमारी उत्तरी सीमा पहले तिब्बत के साथ लगती थी, अब चीन का चूंकि अवैध कब्जा हो गया है, तो वर्तमान में अब क्या है भाई, अब इस पर चीन का कब्जा है। तो हमारी उत्तरी सीमाएं, है ना, चीन से भी लगती हैं। यहां देखिएगा ये जो इलाका है ये नेपाल का इलाका है, ये छोटा इलाका जो है ये भूटान का इलाका है। इधर देखिएगा जो ये इलाका है ये म्यांमार का इलाका है ना, ये श्रीलंका है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और ये यहां बांग्लादेश। ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि हमारे पड़ोसी देशों में जो पश्चिमी सीमा है वो साझा करता है कौन? तो पाकिस्तान। ये सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, लेकिन आपको पता है कि अभी वर्तमान समय में देखेंगे तो ये जो हिस्सा है ना, इस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं POK, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान अधिकृत, पाक अधिकृत कश्मीर का इलाका। तो चूंकि आप देख रहे होंगे कि ये क्षेत्र पर अभी हमारा कब्जा नहीं है, इसलिए ये सीमा लगती है किसके साथ? अब अफगानिस्तान के साथ। वैसे अगर देखा जाए तो भारत पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, भले ही थोड़ा, लेकिन चूंकि अभी ये इलाका पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इलाके में आता है, इसलिए अफगानिस्तान की सीमा अभी हमसे नहीं मिलती है। मैंने व्यवहारिक रूप में नहीं मिलती है, प्रैक्टिकली तो मैंने हम लोग प्रयास कर रहे हैं सैद्धांतिक रूप से, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो नहीं है। तो देखिएगा इसके अलावा जब ऊपर जाएंगे तो ये जो इलाका है, जैसा कि आपको पता होगा अभी भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने, है ना, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया है। ये वाला हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और ये वाला इलाका जो है वो लद्दाख का इलाका है, ठीक है ना। ये लद्दाख का इलाका है। तो ध्यान रखिएगा लद्दाख का इलाका जो है चीन से मिलता है। इसके अलावा आप अगर थोड़ा देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की सीमा मिलती है, उत्तराखंड की सीमा मिलती है ना। इसके अलावा थोड़ा सा हिस्सा, हालांकि ये पर्वत श्रृंखला से है जुड़ा हुआ,
उत्तर प्रदेश का भी मिलता है। ये जो नेपाल का हिस्सा है वो बिहार की उत्तरी सीमा है। फिर ये आपको दिखाई क्या पड़ रहा है, ये कौन सा राज्य, छोटा सा, जहां पर हमेशा चीन की निगाहें, है ना, टेढ़ी और तिरछी बनी रहती है। तो ये इलाका है सिक्किम का इलाका, है ना। तो सिक्किम और आप देखिएगा यहां पर अरुणाचल प्रदेश के बीच ये जो इलाका है ये भूटान का इलाका है। इधर हमारी सीमा, इसके बाद भी ये सीमा मिलती है किससे, चीन से, है ना। इसकी सीमा किससे मिलती है, फिर चीन से। और यही कारण है कि चीन जो है अरुणाचल प्रदेश पर अपना अवैध कब्जा दिखलाता है, अपने नक्शे में दिखलाता है अरुणाचल प्रदेश को वो। इसके बाद देखिएगा इस तरफ यानी पूरब की तरफ देखेंगे तो ये म्यांमार की सीमा लगती है पूरी की पूरी। और अगर देखेंगे तो इस तरफ जो ये हिस्सा दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है ये बांग्लादेश का हिस्सा है। अभी देखिएगा कि जो नया चुनाव हुआ है बांग्लादेश में, इसके पहले कुछ समय तक भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध बड़े, है ना, कड़वे हो चुके थे। लेकिन जो नई सरकार आई है वहां चुन करके, उसने भारत के साथ फिर से अपने संबंध मजबूत बनाने के प्रयास किए और भारत ने भी उनको अभी वर्तमान समय में भी देखिएगा, पहले भी और अभी भी हर संभव सहयोग देने का प्रयास किया है। तो ध्यान रखेंगे कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, है ना, और अगर देखेंगे तो कुछ हद तक नेपाल और भूटान, पूरब में म्यांमार, और नीचे जो देखेंगे कि पूरब और दक्षिणी हिस्से में इस कोने पर अगर देखें तो बांग्लादेश, और सबसे दक्षिण में श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, अब जरा देखिए कि पड़ोसी देश होने के नाते जरा इन चीजों पर भी ध्यान दें हम लोग कि भारत और पड़ोसी देश की सीमाएं हमने दिखला तो दिया आपको यहां पर कि यहां, है ना, पाकिस्तान है, यहां चीन है, यहां अफगानिस्तान है। सीमाएं किन किन, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि भारत जो है पाकिस्तान के साथ जो अपनी पश्चिमी सीमा को साझा करता है, तो पाकिस्तान के साथ हमारे देश की कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है। यहां कौन कौन से राज्य हैं आप खुद देख रहे होंगे, गुजरात है, राजस्थान है ना, ये भी राजस्थान है, यहां पर पंजाब है, जम्मू है यानी जम्मू कश्मीर है। तो ये ऐसे ही फिर इधर जाएंगे तो चाइना के साथ कौन कौन सा हमारा भारतीय स्टेट मिलता है, नेपाल के साथ कौन कौन, भूटान के साथ कौन कौन, बांग्लादेश के साथ कौन कौन, है ना, ये आपको जानने का मौका मिले। तो देख लीजिए ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देखिएगा पहले पाकिस्तान के साथ, है ना, भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो हमने बताया आपको जम्मू कश्मीर, है ना, अब लद्दाख नहीं लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम माने, सैद्धांतिक रूप में माने तो लद्दाख अभी भी लगता है। ठीक है ना। यहां हम लिख देंगे लद्दाख, है ना, क्योंकि ऊपर में जाकर देखें तो लद्दाख की सीमा मिलती है कहां, तो देखिएगा इस जगह पर, इस जगह पर देखिएगा। तो चूंकि लद्दाख को ऐसे मैंने दिखलाया ना, ये लद्दाख है, तो यहां पर जाके लद्दाख की सीमा तो लगती है पाकिस्तान के साथ, भले ही व्यवहारिक रूप में अभी नहीं है, लेकिन ध्यान देंगे वो है। तो देखिएगा कि भारत
का पाकिस्तान के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है, तो देखेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। रही बात बांग्लादेश के साथ, तो मैं बांग्लादेश लिखना भूल गया था, इसलिए यहां ये छूट गया था, लेकिन मैंने फिर से इसको मेंशन कर दिया है। बांग्लादेश के साथ देखिएगा तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है ना। तो पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, गुजरात और राजस्थान, है ना। और बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आपके मन में आएगा सर फिर आप बांग्लादेश को अलग से क्यों नहीं लिख दिए? इसलिए लिख दिए क्योंकि अब आगे देखेंगे कि अलग भारत का अलग अलग देशों के साथ जो सीमा का सीमांकन किया गया है, जो बाउंड्री डिमार्केशन किया गया है, वो अलग अलग लाइन के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा रेड क्लिफ लाइन, डूरंड लाइन, है ना। तो चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में जब बंटवारा हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आज जो बांग्लादेश है वो भी तो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था ना। वो कहलाता था क्या? वो पहले कहलाता था पूर्वी पाकिस्तान, है ना। वो पहले क्या कहलाता था? तो ध्यान रखिएगा वो कहलाता था पूर्वी पाकिस्तान। ये पूर्वी पाकिस्तान था चूंकि पूरब की ओर था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था चूंकि पश्चिम की ओर था। तो इसलिए पहले इधर और इधर दोनों जगहों पर सर सिरिल रेडक्लिफ जो बाउंड्री कमीशन के अध्यक्ष थे, उनके नाम पर ही रख दिया गया था क्या? रेडक्लिफ लाइन। पूरा नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ, तो रेडक्लिफ लाइन नाम रख दिया गया। तो याद रखिएगा रेडक्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के साथ साथ भारत और अभी वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा का निर्धारण भी करती है। तो देखिएगा उसी प्रकार जैसे हम लोगों ने देखा, आगे देख लीजिएगा कि भारत का चीन के साथ, तो देखिएगा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, है ना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, है ना, इतने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं कौन कौन भाई? चीन के साथ भारत। इसके अलावा बताया मैंने कि म्यांमार के साथ पूरब में तो अरुणाचल प्रदेश, है ना, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। इसको जरूर अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि अभी हाल के दिनों में नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है वो हमेशा खबरों में रहता है। कई बार जातीय संघर्ष के कारण, कई बार वहां अलगाववादी गतिविधियों के कारण, और कई बार भारत सरकार का उन राज्य की जो अलगाववादी संगठनें हैं उनके साथ जो समझौता हुआ है उसको लेकर के, तो वहां पूछा जाता है। और देखिएगा फिर दिखलाया मैंने बांग्लादेश के साथ अलग से लिया, मिजोरम, है ना, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा नेपाल के साथ कौन कौन है? तो आपको मैंने बताया ही था अभी आपको, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। और भूटान के साथ कौन कौन है? तो भूटान के साथ साथ देखिएगा सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश राज्य है। तो ये आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए। देखिए घर में एक भारत का मानचित्र बना लीजिए, उनकी सीमाएं देख लीजिए और नीचे देखते चलिए, लिखते चलिए अपने से भी कि भाई भारत का पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको कौन कौन सा राज्य स्पर्श करती है, चीन के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको कौन कौन सा राज्य स्पर्श करता है, पूरब में म्यांमार के साथ कौन कौन करता है ना, पूरब और उत्तर में देखिएगा तो जो बांग्लादेश है उसमें भारत के कौन कौन से सराउंडिंग स्टेट्स जो है वो सीमा साझा करते हैं। तो इससे आपको, या इसके अलावा फिर नेपाल और भूटान के साथ, तो एक कंप्लीट पैकेज आपका तैयार हो, कुछ भी छूटेगा नहीं। और देखिए जब आप कंप्लीट तैयारी करते हैं ना तो वो डर भी नहीं रहता है कि काश मेरा कोई प्रश्न छूट जाएगा, क्योंकि आप पूरे कोर्स को कवर किए हुए रहते हैं। इसके अलावा देखिएगा हम लोग आगे चलें तो इस चीज को यहां देख लीजिए कि ये मैंने दिखलाया है फिर से, है ना। ये क्या है भाई? अगर आप देखेंगे तो ये तो, है ना, कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और अगर आप देखिएगा तो नीचे से क्या दिखाई पड़ेगा आपको? तो नीचे से दिखाई पड़ेगा आपको एक रेखा, जो को हम क्या दिखलाएंगे भाई? वो रेखा जो है ना 0 डिग्री, वो रेखा जो है ना 0 डिग्री अक्षांश रेखा
यानी 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन आपको दिखाई पड़ेगा। उसके ऊपर है क्या, हमारा भारत देश। तो देखिएगा आप क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पर क्या है। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो, चूंकि वो प्रश्न पूछ पूछ के थक गए हैं बच्चे, सारे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, तो वो क्या प्रश्न पूछने में वो थोड़ा सा रीजनिंग अप्लाई कर देते हैं। वो देखिएगा कि ये है IST, मैंने दिखलाया था ना 0 डिग्री पर क्या था। अगर आप देखेंगे तो 0 डिग्री पर क्या था भाई, आपको याद होगा मैंने दिखलाया था आपको। 0 डिग्री पर क्या है, GMT लाइन है, ग्रीन मीन टाइम लाइन 0 डिग्री पर। अब जैसे जैसे इधर हम बढ़ते हैं तो वैसे वैसे क्या होगा, हमने बताया था कि प्रत्येक देश के बीचों बीच जो देशांतर रेखा, यानी प्रत्येक देश के बीचों बीच जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन गुजरती है ना, उसको आइडियल मान करके, है ना, वहीं पर जो टाइम हो रहा होता है उसको पूरे देश के लिए स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। तो भारत के ठीक बीचों बीच जो रेखा गुजरी है वो कितनी है भाई, 82.5 डिग्री IST, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये मैंने पहले भी बताया था, ग्रीनविच समय से कितना आगे है भाई, 5.5 घंटा आगे है। चूंकि इधर जैसे जैसे जाएंगे समय घटता है ना। तो आप देखिएगा जैसे वहां दोपहर के, मैंने बताया ना कि यहां जब वहां दोपहर का 12 बज रहा होगा तो यहां कितना बजेगा, 6:30। वहां दोपहर के 2 बजे कोई मैच चल रहा होगा, क्रिकेट मैच शुरू हुआ होगा, वनडे, तो हम लोग कितना बजे देख लेंगे, सुबह 8:30 बजे ही देख लेंगे, क्योंकि हम लोग 5.5 घंटा पहले, ठीक है ना। इस पर करेंगे, देखिए जब इस पर हम लोग कई प्रश्न कर लेंगे ना तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इस पर चिंता मत कीजिए। तो देखिए पूछा यह जाता है कि ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST लाइन है ना, ये कितने कितने किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप ऊपर से देखिएगा, जो भारतीय मानक समय रेखा है, जो IST लाइन है, वो सबसे पहले ऊपर में उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करती है। उसके बाद नीचे आइएगा तो मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। फिर उसके बाद उड़ीसा को स्पर्श करती है और फिर आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है, ठीक है ना। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश को स्पर्श किया। भारत की मानक समय रेखा यानी IST लाइन जो है वो किसको किसको स्पर्श करती है, तो मैंने बताया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, है ना, इन राज्यों को ये स्पर्श करती है। ये लेकिन ये क्या दिखलाया गया, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी अगर आप देखिएगा तो ये है कर्क रेखा। स्वाभाविक रूप से गुजरात में यहां कच्छ के रण के पास जय है ना, यहां से ये भारत में भी प्रवेश करती है और कह लीजिएगा कि कर्क रेखा, भारत भी कर्क रेखा के ऊपर बसा हुआ है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि पश्चिम से लेके पूरब तक अगर आप जाते हैं तो भारत का कौन कौन सा राज्य जो है वो कर्क रेखा पर बसा हुआ है। तो यहां भी देख लीजिएगा, यहां गुजरात है, थोड़ा सा हिस्सा आता है राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश का हिस्सा आता है, फिर छत्तीसगढ़ का हिस्सा आता है, फिर अपना झारखंड आता है, फिर पश्चिम बंगाल का इलाका आता है ना। इसके बाद इधर चले जाइएगा त्रिपुरा का इलाका आता है और फिर है ना जो है मिजोरम का इलाका आता है। तो कौन कौन सा आएगा, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर है ना, आप देख लें कि यहाँ कौन कौन सा हिस्सा आता है भाई, तो देखिएगा यहाँ गुजरात राज्य आता है, थोड़ा सामने क्या बताया राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, फिर यहां देख लीजिएगा तो झारखंड राज्य आता है, फिर देखिएगा यहां तो पश्चिम बंगाल आता है, उसके बाद ये इलाका आ जाता है त्रिपुरा का, और फिर ये इलाका आ जाता है मिजोरम का। तो इतने राज्य है ना कर्क रेखा पर बसे हुए हैं, है ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, कुल 8 राज्य है ना। कुल कितने हैं भाई? कुल 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा पर बसे हुए हैं, और कुल अगर देखा जाए तो 5 राज्य ऐसे हैं जो कि IST लाइन पर बसे हुए हैं। अब देखिएगा, एक प्रश्न पूछा गया है कि ये जो जगह आप देख रहे हैं, मैं इस जगह को खाली कर देता हूं। देखिएगा, ये जो जगह है, ये वाला इलाका जहां पर कर्क रेखा को काटती है कौन? IST लाइन, वो कहां पर काटती है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य का कोरिया जिला है ना। छत्तीसगढ़ राज्य का कोरिया जिला छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, कोरिया जिला छत्तीसगढ़ जो है वो ऐसा स्थान है यहां पर जहां पर कि है ना IST लाइन जो है वो कर्क रेखा के बिल्कुल एक दूसरे को वो काटती है। क्लियर हो गया? अब एक चीज और देख लीजिए, जो मैंने दिखलाया अभी आपको कि भारत और पाकिस्तान के बीच और भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है भाई? रेडक्लिफ रेखा है। सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया था 1947 में। इसके बाद देखिएगा, भारत और चीन के बीच है ना, तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई 1914 में शिमला समझौते के तहत, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये समझौता भारत और चीन के बीच नहीं हुआ था, ये भारत और तिब्बत के बीच हुआ था, क्योंकि उस समय है ना ऊपर तिब्बत का या तिब्बत के प्रशासन हुआ करते थे, तो भारत और तिब्बत की सरकार के बीच ये समझौता हुआ था। आज यही कारण है कि चाइना मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के बीच है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मानता। वो कहता है वो तो हमारे साथ नहीं हुआ था आपका, तो भाई तुम थे कहां उस समय? तो तिब्बत था, तुमने तिब्बत को अवैध रूप से हड़पा है और अब कहते हो कि हम उस सीमा को नहीं मानेंगे। लेकिन भारत सरकार जोर देकर कहती है कि यही भारत और चाइना के बीच का क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो याद रखिएगा, भारत चीन के बीच कौन है भाई? मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच है ना सर डुरंड के द्वारा निर्धारित किया गया था डुरंड रेखा। लेकिन मैंने बताया था ना कि प्रैक्टिकली अब वो हिस्सा हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो अभी वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है कौन? तो डुरंड रेखा। उसी प्रकार भारत और श्रीलंका की सीमा जो है वो पाक जल संधि यानी पाक स्ट्रीट तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। यानी भारत और श्रीलंका के बीच जो सीमा का निर्धारण होता है वो पाक है ना जल संधि और मन्नार की खाड़ी यानी बे ऑफ मन्नार के द्वारा होता है। ये भी पूछा जा सकता है आपको। अब आइए एक लास्ट चीज है ना, वो लास्ट चीज क्या है? उसके बगैर लगता कि हमारी पढ़ाई थोड़ी अधूरी रह जाएगी, इसलिए हम उसको बगैर पूरा किए नहीं रह सकते। वो क्या है भाई? देखिएगा कि जहां तक बात होती है ना कि भारत का सबसे उत्तरी स्थल कौन है, यानी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी, तो वो कौन है भाई? उसको कहते हैं इंदिरा कॉल। जो कहां है? तो याद रखिएगा कि वो अब पड़ेगा, पहले ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत था, अब देखिएगा इंदिरा कॉल जो है वो लद्दाख के अंतर्गत पड़ेगा। इसको आप याद रखिएगा। उसी प्रकार भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा देखिएगा, जिसको हम इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। आप देखिएगा ये जो है ना पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। ये क्या है? तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, ये भारत का सबसे माने इस मुख्य भूमि से भी ये नीचे स्थित है, इसलिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं हम लोग इसको, है ना। इसके अलावा एक चीज देख लीजिएगा,
देखिएगा कि जो भारत है उसमें आपने मैंने बताया आपको कि जो भारत का सबसे पश्चिमी स्थल है वो सर क्रीक पॉइंट है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सर क्रीक पॉइंट के नाम से जानते हैं हम लोग। और ये कहाँ है? कच्छ, गुजरात में है। और भारत का सबसे जो पूर्वी स्थल है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। जगह का नाम क्या है भाई? वालांगू। वालांगू। यानी भारत का सबसे उत्तरी स्थल है इंदिरा पॉइंट, जो कि लद्दाख में है। भारत का सबसे दक्षिणी स्थल जो है वो क्या है भाई? तो याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट में है। सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो सर क्रीक है ना, गुजरात में है। और सबसे पूर्वी स्थल जो है वालांगू, अरुणाचल प्रदेश में है। इसी प्रकार देखिएगा, मैंने जो लाल रंग से दिखलाने का प्रयास किया है आपको, ये क्या है भाई? भारत की स्थलीय सीमा है ना। भारत का जो स्थलीय सीमा है, जिसको लाल रंग से मैंने चिन्हित किया है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो देखिएगा 15,200 किलोमीटर है। कौन सा भाई? ये जो मैं आपको दिखला रहा हूं, है ना, ये जो है, यानी गुजरात से शुरू किया, राजस्थान, पंजाब, है ना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, नेपाल के सामने का हिस्सा, सिक्किम, इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, इधर बिहार की सीमा लगती है, ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, नागालैंड की सीमा लगती है, मणिपुर की सीमा लगती है, फिर मिजोरम की सीमा, त्रिपुरा की सीमा, फिर मेघालय की सीमा, असम की सीमा, पश्चिम बंगाल की सीमा। तो ये जो लाल रंग से पूरा दिखलाया गया है, ये भारत की स्थलीय सीमा है, जो कितनी है भाई? 15,200 किलोमीटर है। और याद रखिएगा, इसके बाद अब आपको जो दिखलाते हैं नीले रंग से, गुजरात में इसी कच्छ के रंग से लेकर के, है ना, यहाँ, तो आप देखेंगे, है ना, धागे की तरह इसको खोल दीजिएगा तो सबसे लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो याद रखिएगा, गुजरात की। गुजरात के बाद फिर देखेंगे महाराष्ट्र, उसके बाद फिर गोवा, है ना, गोवा, उसके बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये जो नीले रंग से दिखलाया गया है, इसको हम कहते हैं तटीय सीमा, है ना, यानी कोस्टल लाइन, या इसको हम समुद्र तटीय सीमा भी कहते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई है? 2023-24 में, है ना, जो तटीय सीमा को आकलित करने का नया तकनीक विकसित किया गया, और इसके द्वारा जो आकलन किया गया वो है 11,098.81 किलोमीटर तटीय सीमा अब निर्धारित की गई है। किसकी? भारत की समुद्र तटीय सीमा। पहले ये कितनी थी? तो लगभग 7500 के आसपास थी। तो आप कहेंगे सर अब इतना लंबा कैसे हो गया? तो देखिए, कहा यह जाता है, जैसे मान लीजिए भारत की सीमा के बीच देखिएगा, कई बार आपने देखा होगा कि इस तरह का जो स्थलाकृति बना हुआ है वो इस तरह का था। आपने देखा होगा ऐसे बना हुआ था। तो हम लोग क्या करते थे? सीधे सीधे, मतलब आंकते थे क्या इसको? सीधे सीधे इसका मेजरमेंट कर लेते थे ऐसे। इस अंदर घुसे हुए हिस्से को नहीं मापते थे ऐसे। जबकि अब ये अंदर घुसे हुए हिस्से को भी हम लोग आकलित करने लगे, तब ये कितना हुआ? अब बढ़ करके ये हो गया वास्तव में 11,098.81 किलोमीटर। क्लियर है ना?
अब देखिएगा कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। आप पढ़ ही लिए। तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो 11,098 किलोमीटर, 11,98.81 किलोमीटर। किंतु मुख्य भाग की तटीय भूमि की लंबाई, तो मुख्य भाग किसको कहते हैं हम लोग, तो देखिएगा मुख्य भाग किसको कहेंगे, ये जो हिस्सा है ना, इसमें अंडमान निकोबार को शामिल नहीं किया गया। केवल मुख्य भाग के तटीय भूमि की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 7,870.51 किलोमीटर। कितना है भाई, 7,870.51 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा। और लास्ट आप देख लीजिएगा कि भारत का अपने, है ना, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ, है ना, जो सीमा साझा करती है ना, तो पूछा जाता है कि भारत अपने किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। देख के तो लगता है ऊपर में चाइना है, या लगता है कि पाकिस्तान इतना लंबा है, इसकी सीमा सबसे लंबी होगी। नहीं, बांग्लादेश। फिर वही सिस्टम है कि बांग्लादेश जैसे अंदर आप बनाते हैं ना, तो बिल्कुल घुमावदार उसकी संरचना है, तो धागे से उसको माप के खोलिए तो काफी लंबा दिखाई पड़ेगा। तो पूछा भी जाता है कि भारत का अपने किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो याद रखिएगा कि 4,092 किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा, है ना। तो 4,096। तो देखिएगा कि भारत का पड़ोसी देशों के साथ सीमा की लंबाई कितनी है, तो याद रखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कितना है, 4,096.7 किलोमीटर, और सबसे बड़ी सीमा यही है। इसके बाद हम लोग ग्रेजुअली बनाए हैं, भारत और चीन के बीच कितना है, 3,917 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ कितना है, 3,310 किलोमीटर। नेपाल के साथ कितना है, 1,752, है ना। म्यांमार के साथ कितना है, तो 1,458 किलोमीटर। भूटान के साथ और कम, 587 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ केवल 80 किलोमीटर। यानी पहले जो व्यवहारिक रूप में और कह लीजिएगा कि नैतिक रूप से जो भारत का या भारत की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है डोरंड रेखा के पास, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, मात्र 80। तो याद रखना, वो जब पूछेगा और ऑप्शन में अगर होगा अफगानिस्तान, तो आप अफगानिस्तान में टिक जरूर मारिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा ये हो गया भारत बांग्लादेश के बीच सबसे ज्यादा। उसके बाद भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल। अब देखिएगा यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपसे प्रश्न ये पूछ देगा कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई को आधार मान करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या पूछ सकता है, ले देगा नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 बांग्लादेश, ये नेपाल, और आपसे कहेगा कि सीक्वेंस में सजाइए। तो ऑप्शन क्या दिया रहेगा, कूट में रहेगा, 1 2 3, 3 1 2 4, 4 3 2 1, ऐसे। तो देखना होगा ना कि भाई बढ़ते हुए क्रम में पूछा गया है कि घटते हुए क्रम में पूछा गया है। आमतौर पर बढ़ते हुए क्रम में पूछता है ना, कि सबसे अधिक, बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे अधिक किसकी सीमा मिलती है भाई, तो भारत का बांग्लादेश के साथ, दूसरा भारत का चाइना के साथ, तीसरा पाकिस्तान के साथ, चौथा नेपाल के साथ, पांचवा म्यांमार के साथ, छठा भूटान के साथ, और सातवां अफगानिस्तान के साथ। तो जिस नंबर में होगा सीक्वेंस आपको याद रहेगा, तो आप आसानी से इसका उत्तर दे दीजिएगा। तो आज हमने अभी देखा, आपको बताया कि भारत की, मैंने वर्तमान समय में जो भारत हमारा देश स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, है ना, उसकी अवस्थिति कैसे उत्पन्न होकर आई, पैंजिया से, और ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा था, कैसे ये बाद में जाकर के लॉरेंसिया भूमि से टकराता है, और फिर कैसे ये उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में स्थित होता है, और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पड़ोसी देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करती हैं,
उनके अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का नाम क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखा, इन सब के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब कल वाली क्लास में इसके ठीक आगे हम लोग बढ़ेंगे और भारत के बारे में, भारत की अवस्थिति के बारे में जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।